भोजन संवाद में आपका स्वागत है। भोजन संवाद में आज 6 बजे के कार्यक्रम में हम चर्चा करेंगे, जो चर्चा आज पूरे देश में हो रही है। जब से एडिनबर्ग की रिपोर्ट आई, पहले जब रिपोर्ट आई, पूरा शेयर मार्केट हिल गया। एक किस्म का बहुत बड़ा नुकसान उस समय आम निवेशकों का हो गया। लोगों को उम्मीद जगी कि जो बहुत वित्तीय अनियमितता करने वाला व्यक्ति है, उसके ऊपर कुछ कार्रवाई होगी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने भी कुछ नहीं किया। कुछ कमेटी वगैरह तो ठीक है, और सेबी जो है उसके बारे में अब जो खुलासा हुआ है, उससे स्पष्ट हो गया है कि सेबी के जो अध्यक्ष हैं वो खुद ही उसके अंदर इन्वॉल्व थी। जो पैसा शेल कंपनीज में खर्च किया गया था, उसके अंदर वो पति पत्नी का दोनों का पैसा था। हम लोग आज जिन सवालों के ऊपर चर्चा करेंगे, एक तो ये है कि इसके ऊपर जेपीसी की डिमांड जो है वो लीडर ऑफ अपोजिशन ने और सभी विपक्ष की इंडिया गठबंधन की पार्टियों ने की है। ये एक बात। दूसरी बात ये है कि लोगों को लगता है कि जब तक सेबी का जो अध्यक्ष हैं उनका इस्तीफा नहीं होगा, उनकी गिरफ्तारी नहीं होगी, तब तक कुछ बात आगे बढ़ेगी नहीं। तीसरे सुब्रमण्यम स्वामी जैसे लोग हैं जो ये कहते हैं कि खुद सुप्रीम कोर्ट को जो है इसका संज्ञान लेना चाहिए और इसके अंदर टर्म्स ऑफ रेफरेंस तय करके जो इमिनेंट लोग हैं, जो प्रामाणिक तौर पर ईमानदार भी हैं और जो समझते हैं, उनको कोई याचिका दायर करनी चाहिए और उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट को जो है कुछ विशेषज्ञ समिति गठित करने का काम करना चाहिए। और ऐसे तमाम सारे लोग हैं जो ये भी मानते हैं कि आखिरकार छोटे-मोटी धाराओं के अंदर 107, 109, 116, 151, अब तो नई-नई धाराएँ और भी बन गई हैं। उसमें जब चाहे जिसे चाहे बंद कर दिया जाता है, लेकिन जो लोग शेयर मार्केट का मैनिपुलेशन कर रहे हैं और वो मैनिपुलेशन इतना तगड़ा है कि देश का जो 45 लाख करोड़ का बजट है, उससे कई गुना जो है उतार-चढ़ाव वो ले आने की स्थिति के अंदर ऐसे लोग जो हैं, तो हम इसी के ऊपर चर्चा करेंगे कि क्या संभावनाएं हैं और इसमें क्या कुछ निकलने वाला है। आज की इस चर्चा में हमारे साथ में देश के बहुत प्रख्यात अर्थशास्त्री और हम लोग तो ये मानते हैं कि प्रोफेसर अरुण कुमारी हैं जो इस देश के अंदर वैकल्पिक अर्थशास्त्र की कोई दिशा देने का काम कर सकते हैं। वो हम लोगों के बीच में हैं, उनका बहुत-बहुत स्वागत है। हमारे साथ में प्रोफेसर शिवाजी सरकार जी हैं, वो बहुत एक बड़े एक्सपर्ट हैं, उनका भी बहुत स्वागत है। हमारे साथ में आज शशांक यादव जी जो हैं, प्रख्यात समाजवादी हैं और काफ़ी समय बहुजन संवाद के लिए देते हैं, इसलिए उनका विशेष आभार है। जागृति राहे जी आज थोड़ा बदले हुए अपने स्वरूप में रहेंगी। आज को-होस्ट के तौर पर वो हैं यहाँ पर, और डॉक्टर आनंद प्रकाश तिवारी जी आज स्पीकर के तौर पर हैं। वो अपनी बात यहाँ पर रखेंगे। हम शुरू करते हैं प्रोफेसर अरुण कुमार जी से, और हम उनसे अनुरोध करेंगे कि वो हमारे दर्शकों को ये समझाएं। बहुत सारी बातें तो पब्लिक डोमेन में आ गई हैं, लेकिन इसमें संभावनाएं क्या-क्या हैं? क्या कुछ इसमें हो सकता है? और जो लोग नियम कानून का जो धज्जियां उड़ाने का काम कर रहे हैं, कभी उनके ऊपर कानून काम करेगा, या जो मोदी जी का, अडानी जी का और सभी अध्यक्ष का जो नेक्सस है, उसी का राज चलेगा बिना रोक-टोक के? जी, प्रोफेसर अरुण कुमार जी। धन्यवाद सुनीलम जी। सबसे पहली बात तो ये है कि जो अभी सेकंड रिपोर्ट आई है, उसमें डिमांड किया है कि एक इंक्वायरी होनी चाहिए। किस चीज़ की इंक्वायरी होनी चाहिए? इंक्वायरी होनी चाहिए कि जो सेबी की अध्यक्षा हैं मैडम बुट, उनका लिंक अडानी के साथ है, और इसीलिए सेबी ने जो कार्रवाई करनी चाहिए थी समय पे कार्रवाई नहीं की है। क्या कार्रवाई करनी चाहिए थी? जो पहली रिपोर्ट आई थी उसमें बताया गया था कि जो अडानी के कंपनियों के शेयर के दाम हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़े हुए हैं। यानी यहाँ तक कि जो प्राइस अर्निंग रेशियो होता है, यानी कितना दाम है जो शेयर का और कितना उसका डिविडेंड है, उसका जो रेशियो है वो साधारण कंपनियों का 15 से 25 के बीच में होता है, लेकिन अडानी की कई कंपनियों का 100, 200, 400 था। यानी कि बेतहाशा। यानी कि अगर आपका 200 का प्राइस अर्निंग रेशियो है तो आपको आधा प्रतिशत का रिटर्न मिल रहा है। तो जब बैंक में 2.7% का रिटर्न आ रहा है तो आप आधे प्रतिशत पे क्यों इन्वेस्ट करेंगे? तो इसकी जांच होनी चाहिए थी कि कैसे इतना दाम बढ़ गया कि वो मतलब जितना दाम होना चाहिए था उससे भी 20-30 गुना ज़्यादा है। फिर उन्होंने ये भी बताया कि किस प्रकार से जब दाम बढ़ जाता है तो उस पर फिर आप लोन ज़्यादा मिल जाता है बैंकों से,
और लोन के जरिए आप और पैसा उठा के फिर और जो मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं उससे और ज़्यादा हो जाता है। यानी कि एक जो विशद साइकिल है कि आप अपने दाम को बढ़ाते चले जाएं और उसका असर क्या होता है कि मार्केट डिस्टेबलाइज हो जाता है, और मार्केट डिस्टेबलाइज होता है तो उसमें फिर गिरावट एक समय आती है, और जब वो गिरावट आती है तो आम जो जो इन्वेस्टर है उसको एक नुकसान उठाना पड़ता है। तो पहली बात तो ये कि जो इस पर कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं किया इन्होंने। दूसरा, उन्होंने दिखाया था कि जो विनोद अडानी हैं वो एक रिलेटेड पार्टी हैं, और रिलेटेड पार्टी का जो इन्वेस्टमेंट होता है उसको जो आपको खासकर गिनना चाहिए अपने उसमें। तो ये नहीं किया गया। पहले जो अडानी ने डिनाई कर दिया कि विनोद अडानी रिलेटेड पार्टी नहीं है, फिर उन्होंने कहा कि नहीं ये रिलेटेड पार्टी है, उन्होंने मान लिया। तो सेबी को इसका भी इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए था, इसका भी इन्वेस्टिगेशन नहीं हुआ। फिर पैसा कहाँ से आ रहा है उसका इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए था, वो भी नहीं किया। अच्छा, ये सब तो इन्वेस्टिगेशन किया नहीं, लेकिन जो हिंडनबर्ग को एक नोटिस इशू कर दिया, शो कॉज नोटिस। तो जिसके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए था उसके खिलाफ एक्शन नहीं लिया और इनके खिलाफ एक्शन लिया। तो ये सवाल पूछते हैं कि सेबी ऐसा कर क्यों रहा है। तो इसीलिए उन्होंने अब ये पेश किया है कि जो सेबी के चेयरपर्सन हैं उनका लिंक था अडानी की कंपनियों में। तो उन्होंने जैसे कि उदाहरण दिया ग्लोबल अपॉर्चुनिटी फंड का, जो बरमूडा बेस्ड एक कंपनी है जो इन्वेस्टमेंट करती है। तो उसमें विनोद अडानी का भी जो कंपनी का इन्वेस्टमेंट है, और जो चलाने वाले हैं वो पूर्व जो अडानी की कंपनियों के लोग हैं। यानी कि एक नेक्सस बना हुआ है जिसमें कि सेबी की चेयरपर्सन ने इन्वेस्ट किया तो उनके अडानी के साथ लिंक देखते हैं। उसी तरह एक दूसरी जो अगोरा कंपनी है वो सिंगापुर की है, उसका उन्होंने जिक्र किया है। फिर उन्होंने जिक्र किया है तीसरी कंपनी जो मॉरिशस की है उसका जिक्र किया है। यानी कि उन्होंने दिखाने की कोशिश की है, और विसल ब्लोअर ने उनको जो ईमेल दिए हैं उनको बाकी सबूत दिया है जो दिखाता है कि कोई लिंक है। तो इसलिए जो लिंकेज है वो कह रहे हैं कि इसी वजह से उन्होंने जो अडानी की कंपनी है उसके ऊपर जो इन्वेस्टिगेशन नहीं किया और यहाँ पे कर दिया। तो इसमें बात उठती है कि जो एक कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो जाता है। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट मतलब कि अगर आपका लिंक है तो आप एक इंटरेस्टेड पार्टी हैं। तो जैसे कि कोर्ट में होता है कि अगर कोई जज कहता है कि मैं तो इस कंपनी में पहले लॉयर था तो मैं इस केस को नहीं सुनूंगा, तो अपने आप को अलग कर लेता है। तो उसी तरह यहाँ पे क्या डिस्क्लोजर हुआ था। अब जो सेबी है वो कह रहा था कि इसमें कोई गड़बड़ी नहीं है, लेकिन जो देखने में लगता है वहां पे बहुत सारी गड़बड़ी है, क्योंकि ये कहाँ पे रिक्यूज किया, कहाँ पे रिक्यूज नहीं किया और किस तरह से हुआ। और फिर जब सुप्रीम कोर्ट की कमिटी जो हुई जिसको जो सेबी ने अपना जो वो दिया जो रिपोर्ट, तो उसमें भी था कि कोई गड़बड़ी नहीं है। तो जबकि गड़बड़ियां बहुत तरह की थी, लेकिन सेबी उनको क्लीन चिट दे रही है जो सुप्रीम कोर्ट की कमिटी, उसके आधार पे सुप्रीम कोर्ट ने भी दे दिया। तो कुल मिला के सुप्रीम कोर्ट को भी एक तरह से जो सही नहीं बताया गया और रिक्यूज नहीं किया गया। उस समय इंटरेस्ट बताना चाहिए था कि जो यहाँ पे जो सेबी की चेयरपर्सन है उनका कोई लिंक था। इसलिए सेबी की इंक्वायरी पे भी जो एक आंच उठती है कि सेबी की इंक्वायरी बिल्कुल सही थी या नहीं। तो इसलिए कुल मिला के प्रोफेसर साहब, हाँ प्रोफेसर साहब, मेरा अनुरोध ये है कि हम लोग ये जानना चाहते हैं कि ये जो अपराधी हैं, आर्थिक अपराधी, इनको पकड़ने वाला क्या कुछ हो सकता है, क्योंकि ये सब तो चीजें जो है वो सब कुछ चली रही हैं जो है, और 24 में से 23 मामलों में क्लीन चिट भी दे दी है अडानी को। तो 24वें वाले में क्लीन चिट मिलने वाली थी, इसके पहले ये धमाका हो गया। तो मेरा कहना यह है कि अब ये जेपीसी वाला मामला ठीक है, या फिर जो भाजपा कह रही है वो कह रहे हैं कि आर्थिक अव्यवस्था फैलाने के लिए कांग्रेस पार्टी जो है जानबूझ करके जॉर्ज सोरोस के माध्यम से ये सब मैनिपुलेशन कर रही है। तो ये जो एक भ्रम फैलाने का काम जो भाजपा कर रही है, मैं चाहता हूं कि इसके बारे में थोड़ा सा क्लैरिफिकेशन अगर आप दें। क्लैरिफिकेशन मतलब हम लोगों को समझाएं। देखिए, ये हिंडनबर्ग तो बार बार कह ही रहे हैं कि हम शॉर्ट सेलर हैं। शॉर्ट सेलर का मतलब होता है कि वो एक कंपनी में देखते हैं कि उसके दाम ज्यादा बढ़ाए हुए हैं शेयर के, तो उसको वो शॉर्ट करते हैं। शॉर्ट करने का मतलब वो खरीद लेते हैं, उसके बाद बेच देते हैं जब दाम गिर जाते हैं। तो ये काम जो हिंडनबर्ग का है, वो जहां देखते हैं कि कहीं अनियमितता है किसी कंपनी ने की है तो वहां पे वो शॉर्ट सेलिंग करते हैं। वो अमेरिका में भी करते हैं और यहाँ भारत में भी अभी उन्होंने किया। तो वो जो उन्होंने कहा कि इसके दाम बेतहाशा बढ़े हुए हैं और इसलिए सही दाम नहीं है और इन्होंने गलत काम किया है, तो शॉर्ट सेलर के होते हुए उन्होंने ये काम किया। तो शॉर्ट सेलर जो होता है वो मार्केट को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। जहां पे अनियमितता होती है, जहां पे गड़बड़ी होती है, वहां पे उसको गिराता है।
यानी कि वो स्टेबलाइज कर रहे हैं। जो अडानी है वो क्रोनी कैपिटलिज्म के चलते हुए उन्होंने डिस्टेबलाइज किया अपने जो मार्केट को और ज्यादा बढ़ा के। तो जो अगर जब ब्लेम आएगा तो ब्लेम आएगा कि अडानी के जब मार्केट में इतने ज्यादा दाम बढ़े हुए क्यों थे। और अभी जो स्पेकुलेशन चल रहा है जिसकी वजह से प्राइस अर्निंग रेशियो 50-70 तक पहुंच रहा है, तो ये भी जो डिस्टेबलाइज करने वाला है। इस समय भारत के जो शेयर मार्केट में जो शेयर हैं उनका दाम बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है। तो इसलिए जब डिस्टेबलाइजेशन है वो कहाँ से आ रहा है, वो क्रोनिज्म से आ रहा है। वो शॉर्ट सेलिंग से डिस्टेबलाइजेशन नहीं आ रहा है, वो क्रोनिज्म से आ रहा है। क्योंकि अडानी को आपने देखा कि तरह तरह के एयरपोर्ट, पोर्ट और सब तरह की जो सहूलियत मिली है, उन्होंने सब कुछ खरीद लिया। उन्होंने जो एग्रीकल्चर में भी, मार्केटिंग में उन्होंने किया है, रिटेल में भी किया है, सब जगह उनको मिल रहा है। तो इसलिए वो जो कॉन्ग्लोमरेट हैं वो एक्विजिशन के थ्रू बड़े हुए हैं, न कि टेक्नोलॉजी डेवलप करने से बड़े हुए हैं। तो यहाँ पे जो अनियमितता है, वो अनियमितता जो है वही शेयर मार्केट की परेशानी है। सोरोज वगैरह जो कर रहे हैं वो अपने आप परेशानी का सबब नहीं है। परेशानी तो क्योंकि इन्होंने उसमें एक मतलब एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की है शॉर्ट सेलर को, तो इसलिए जो शॉर्ट सेलर को ब्लेम करने की जगह इनको जो क्रोनी कैपिटलिज्म को ब्लेम करना चाहिए कि सरकार ने इस तरह से मदद पहुंचाई जिससे कि अडानी जो कि 634वें स्थान पे थे एकदम से दूसरे स्थान पे आ गए। तो जो ये समस्या है। दूसरी बात यह है कि जो अभी जो कमिटी सेटअप की थी सुप्रीम कोर्ट की, वो भी कॉर्पोरेट सेक्टर वालों की थी। तो हम लोग को लग ही रहा था कि वो जो कोई लिपापोती कर देंगे, वो रिपोर्ट का जो कोई खास वो करेंगे नहीं, और सेबी ने कुछ जो उनको किया नहीं। तो जो कमिटी सेटअप होनी चाहिए वो जो कॉर्पोरेट सेक्टर वाले हैं उनकी कमिटी नहीं होनी चाहिए, वो एक दूसरे जो निष्पक्ष एक्सपर्ट हैं उनकी कमिटी होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट मुझे नहीं लगता कि इस समय कुछ अभी संज्ञान लेगा, क्योंकि जब तक कि कोई उसको रिपोर्ट ना करे कि ऐसी रिपोर्ट आई है और उस रिपोर्ट में ये दिया हुआ है, तब शायद हो सकता है करे। लेकिन जेपीसी की मांग बहुत सही है, क्योंकि जेपीसी में ही जो पॉलिटिकल सवाल है वो खुलेंगे। जो भी कमिटी सुप्रीम कोर्ट सेटअप करेगी वो नैरोली टेक्निकल चीज़ों पे ही ध्यान देगी, वो जो ब्रॉडर इश्यूज हैं अर्थव्यवस्था के और उस पर ध्यान नहीं देगी। तो जेपीसी में आपको तो पता ही है कि पहले 3 जेपीसी हो चुकी हैं, उनमें भी कोई खास निष्कर्ष नहीं निकला, क्योंकि जो सत्ता पक्ष होता है वो जो सही जो होने। लेकिन इसका फायदा ये होगा कि जो सवाल जो जनता के दिमाग में है कि कहाँ कहाँ लिंकेजेस हैं, वो सवाल उठ के खड़े होंगे जेपीसी में, उनका जवाब मिलेगा। तो उससे क्या है कि जनता की जो अभी नॉन ट्रांसपेरेंसी है वो ट्रांसपेरेंसी ज़्यादा आएगी। तो इसलिए जेपीसी हो ये तो सही है, लेकिन मुझे लगता है कि जो सत्ता पक्ष है उसके लिए मानेगा नहीं। जब तक कि जो विपक्ष खुल के मैदान में नहीं आता तब तक वो मानेगा नहीं। उन्होंने ऑलरेडी इस डिमांड को रिजेक्ट कर दिया है और कोशिश कर रहे हैं कि इसको जी एक डाइवर्ट कर दें, जैसे आपने कहा कि एक डाइवर्जन कर दें कि भाई ये तो जो गलत लोग हैं, इन्होंने गलत तरह से फायदा उठाया है। और देखने की बात ये भी है कि हमारे देश में 9 करोड़ डीमैट अकाउंट हैं शेयर मार्केट में। इसमें से जो 9 करोड़ हैं, इसमें आधा प्रतिशत ही है जो कॉर्पोरेट सेक्टर है जो कंट्रोल करता है, उसके ऊपर 1-2% है जिनका सब्सटैंशियल होल्डिंग है, बाकियों का बहुत छोटा होल्डिंग होता है। उन्हीं को जो नुकसान होता है अंत में। तो जो 8 करोड़ 8.5 करोड़ जो छोटे होल्डर हैं या मीडियम होल्डर हैं, उन्हीं को अंत में जाके नुकसान होता है जब स्टॉक मार्केट में स्पेकुलेशन ज़्यादा हो जाता है। तो ये जो सारा मामला है वो ऑपोजिशन को खुल के उठाना चाहिए, सड़क पे आना चाहिए कि इस तरह का क्रोनिज्म जो है वो क्रोनिज्म जो इस परेशानी का सबब है, ना कि जो अभी शॉर्ट सेलिंग हुआ। जी बहुत बहुत शुक्रिया प्रोफेसर साहब। इसको आगे बढ़ाते हैं। मैं प्रोफेसर शिवाजी जो हैं उनसे मैं ये जानना चाहूँगा कि अभी जो सजेशन दिया कि जेपीसी जो है वो बेहतर प्रपोजिशन है इसके कि कोई सुप्रीम कोर्ट अपना कोई कमेटी बनाने का काम करे या कोई और विकल्प से बेहतर है और कोई आंदोलन हो। लेकिन आंदोलन करना नहीं करना वो तो बहुजन समाज के हाथ में नहीं है और जो पैनलिस्ट है उनके हाथ में भी नहीं है, वो तो इंडिया गठबंधन को ही अपना तय करना है। तो आपको क्या लगता है कि आर्थिक अपराधी कैसे पकड़े जाएंगे? डॉक्टर सुनीलम, बहुत धन्यवाद आपको मुझे मौका देने के लिए। प्रोफेसर अरुण कुमार ने बहुत ही अच्छे तरीके से सारी बातों को समझाया है कि कैसे कैसे सारी डेवलपमेंट्स हुई हैं, सिर्फ इसी से नहीं, पिछले 2 सालों में, लगभग 1.5-2 सालों में वो कैसे कैसे हुआ है पहले रिपोर्ट से लेकर। आपका सवाल है कि आखिर सॉल्यूशन क्या है। देखिए, मैं आपको 92 के हर्षद मेहता के जो सबसे पहला
मेजर स्टॉक स्कैम सामने आया था, उसकी ओर ले जाता। उसके बाद कई लगातार हुए, चेतन पारेख और कई होते रहे। तो जिस तरह से हर्षद मेहता का स्कैम हुआ था, उसमें तब कंपनी कोई दूसरी थी जिसको सबसे ज्यादा फायदा हुआ था। उसमें हमने ये देखा कि उसमें भी, उसको देखिए, उसके जो जिस तरह से खास करके लिबरलाइजेशन की इमीडिएट बाद जब पहला बजट आया था, लोगों में एक बड़ा उत्साह था। और खास करके जो छोटे इन्वेस्टर, मोस्टली जो सैलरीड क्लास के लोग थे, उन्होंने शेयर बाजार में बहुत पैसा लगा। और सबसे ज्यादा 2-4 दिन को उनको फायदे हुए, उसके बाद भयंकर घाटा उन्हीं को। और फिर जेपीसी के जो है, जेपीसी हम क्यों चाहते थे, हमें पहले ये सोचना चाहिए। एक पॉलिटिकल इशू है। लोग कहते हैं नहीं, जेपीसी पॉलिटिकल इशू अपने आप में है, क्योंकि मुल्क में अगर पॉलिटिक्स है और पॉलिटिक्स के साथ बिजनेस जुड़ा हुआ है, तो सिर्फ कोर्स जो है, देखिए कोर्स में जो है, जैसे प्रोफेसर अरुण कुमार भी कह रहे थे, कोर्स जो है इश्यूज को एक एक उसकी टेक्निकलिटी को उठा के देख सकती है। और कोर्स में भी जिस तरह से आजकल प्रेशराइज करके कॉर्पोरेट्स के ही कमिटी से ज्यादा है, वो सब किए जाते हैं। तो ये सारी चीजें जो है हम जो देख रहे हैं, वो हम किसी भी हालत में, मैं नहीं समझता हूँ कि किसी आम आदमी के लिए या किसी भी सरकार के लिए इसको रोक पाना संभव है। उस वक्त सरकार किसी और पार्टी की थी, सारी चीजें हम लोगों ने देखा, और उस वक्त भी खुल के जो है सामने जो है लिंकेजेस सामने आई। पर फिर भी उस वक्त की सरकार ने जेपीसी बनाई, और जेपीसी के जो काफी लंबे अरसे तक जो हियरिंग हुई, उसमें हम लोगों ने पाया कि हिंदुस्तान का जो लिबरलाइजेशन है, वो लिबरलाइजेशन छोटे बिजनेसेस के लिए नहीं है। हिंदुस्तान का लिबरलाइजेशन कंज्यूमर्स के लिए नहीं है। हिंदुस्तान का लिबरलाइजेशन जो है बड़े कंपनियों के लिए है। और ये जेपीसी के जिस तरह से जेपीसी ने सवाल किए, और जेपीसी के जो मेंबर्स थे उन्होंने भी बड़े अच्छे ढंग से उसको टेकअप किया, और सारी चीज़ों को जिस तरह से उन्होंने इन्वेस्टिगेट किया और क्वेश्चनिंग की, उससे रोज अखबारों की सुर्खियों में जो गड़बड़ियां हो रही थी वो लोगों के सामने आई, और लोगों को ये बात समझ में आया कि बैंकों के जरिए कैसे सारे घोटाले हो रहे थे। तो ये एक बड़ा बड़ा रिवलेशन था। और जेपीसी के जो रिपोर्ट थी, जी वही जो है जो सेबी बना, उस तक तब तक जो कोई स्टॉक मार्केट रेगुलेटर नहीं था, सेबी जो है उसी के बाद बना। इसलिए जेपीसी को जो बनाना इसलिए जरूरी है क्योंकि जेपीसी के पास एक पॉलिटिको इकोनॉमिक दोनों पावर्स होते हैं। और किसी भी पार्लियामेंट्री कमेटी जो है वो किसी को भी बुला सकती है, बड़े से बड़े अफसर को भी बुला सकती है, जो हर वक्त कोर्ट के लिए पॉसिबल नहीं होता है। और छोटे से छोटे जो प्यादे होते हैं, जो कुरियर्स होते हैं, उनको भी बुला सकती है। तो ये जो वाइड जो एक स्पेक्ट्रम में जेपीसी काम करती है, उसके लिए जरूरत है कि फिर से जेपीसी अपॉइंट किया जाए, क्योंकि तब से लेकर अब तक जो है हम देखते हैं शेयर बाजार का जो एक बेसिक जो एक फॉर्मेट था, उसमें बदलाव जबरदस्त आया है। दूसरी जी चीज जो हम देखते हैं शेयर बाजार के फॉर्मेट के साथ, इंट्रूजन ऑफ द कंपनीज हर अफेयर्स में बहुत जबरदस्त हो गया है। यहाँ तक कि बड़े से बड़े लोग जो है, लोग कहते हैं कि कंपनियों के ही गुलाम है। तो ये जो क्रोनी कैपिटलिज्म है, वो हिंदुस्तान के लोगों को के हर चीज को किस तरह से कंट्रोल कर रहा है, ये अपने आप में हर एक के लिए एक सबब है। दूसरी चीज आप देख लीजिए, यही जो कंपनी है, उसी जी ने भारत में एक थर्मल प्लांट बनाया जो कोयले से चलता है, झारखंड में, गोड्डा में। और वहां से बिजली सप्लाई करता है बांग्लादेश को। यानी कि जो कार्बन पॉइंट्स है वो हिंदुस्तान को नहीं मिलते, वो बांग्लादेश को मिलते हैं। और बांग्लादेश को जो उसने बिजली दिया, जिसके वजह जिसकी जो कि एक वजह है,
आज वहां पे जो अगर हम एंटी इंडियन जो एक पूरा हुजूम देख रहे हैं, उसकी वजह भी कंपनियां हैं और कुछ खास जी कंपनियां जी हैं। और ये जो पावर परचेज एग्रीमेंट हुआ उसमें है कि 25 साल में डॉलर में 25 लाख करोड़ यानी कि 25 ट्रिलियन डॉलर जो है बांग्लादेश ओवर पे करेगा इस कंपनी। ये जो है आज अगर आप देखें ढाका में, चिटागंग में जो कुछ भी आज हो रहा है जी वो इससे जुड़ा हुआ हो रहा है। तो हम सिर्फ हम देख रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं हम देखने की कि हिंदुस्तान के अंदर क्या हो रहा है, हिंडनबर्ग ने कितना किया। हिंडनबर्ग का भी जो काम है, देखिए उसके भी लिमिटेशंस है रिसर्च कंपनी। वो एक लिमिटेड दायरे में ही उसने जो है शॉर्ट सेलिंग करके एक चीज को बताया, दैट इज ओनली अ ट्रिगर। वो सारी पूरी चीज नहीं है। तो ये जो बांग्लादेश में जी जो हो रहा है, प्रोफेसर साहब ऑस्ट्रेलिया आपके से पास जो फिर से कोयला आते सस्ते हैं। में खरीदा जा रहा है और यहाँ 10 गुने जी दाम में बेचा जा रहा है, ये सारी चीजें जी ये जो हिंडनबर्ग की जो इश्यूज है उससे जुड़े हुए हैं। और ये पॉलिटिकल इश्यूज नहीं है, इंटरनेशनल इश्यूज है, जिससे हमारे मुल्क की सिर्फ साख ही नहीं खराब हो रही है, हमारे मुल्क के जो लोग दूसरे मुल्कों से पश्चिम के देशों से ही जो सारे रिश्ते हमारे खराब हो रहे हैं, जी उसकी एक प्रोफेसर वजह साहब ये हम है कि आपके पास फिर कॉर्पोरेट से आते हैं। पॉलिसी और एक बार सभी जो पैनलिस्ट पॉलिसी की मेकिंग है टिप्पणी ले उसमें लेते हैं। कॉर्पोरेट इंट्रूजन की है। पॉलिसीज वो बना रहे हैं, भुगत हिंदुस्तान की जनता रही है और मुल्क जो है उसके जो सारे जो प्रॉब्लम्स है उसको झेल रहा है। तो जिस हिंडनबर्ग का इशू जो है, मैं इसलिए स्टॉक मार्केट के ऊपर वो बोल चुके थे, मैं इसलिए स्टॉक मार्केट के ऊपर के छोड़ के मैं इसके दूसरे जो एस्पेक्ट्स हैं उस पर तो हमको समझना बहुत जरूरी है कि जी जी ये बहुत 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 छोटी सी शुक्रिया चीज आपका नहीं है, ये बहुत बड़ी चीज प्रोफेसर हो गई। सरकार, बहुत मर्जर एंड शुक्रिया। एक्विजिशन मुझे जिस लगता तरह है से मेरी सारी आवाज आप चीजों तक से नहीं हो रहा पहुंच है वो रही अपने है। आप में एक बहुत बड़ी चीज जी जी है। बहुत थैंक यू। शुक्रिया आपका। आपने इसमें कई अलग आयाम जो हैं इस बहस के अंदर आपने जोड़ने का काम किया है। हम आगे बढ़ते हैं। जो हम सलीम जी से कहेंगे, आर्थिक राजधानी में बैठे हैं देश की, वहां पर मेरा तो प्रश्न एक ही रहेगा कि सीधा सीधा ये मुद्दा लोगों के लिए कोई मायने रखता है क्या? महाराष्ट्र के अंदर चुनाव होने वाले हैं और आर्थिक राजधानी है वहाँ। तो ये मेरा सीधा सा सवाल है कि ये मुद्दा, क्योंकि आपको मालूम है कि पिछली बार जब घोटाले निकले थे उसके बाद में मनमोहन सिंह की सरकार चली गई थी और उसके जाने का कारण ये था कि ये जो है 5 लाख का भ्रष्टाचार करने वाली सरकार है। ये उसके ऊपर जो है एक आरोप जो लगाया गया था वो चिपक गया था। तो वो तो आरोप तो जनता के बीच में जब जाता है और उसको ठीक मानती है तभी कोई बात आगे बढ़ती है। आपको क्या लग रहा है कि ये जो पूरा 2014 से मोदी सरकार काम कर रही है, इसके बाद एक घोटाले भी सामने आए हैं और पूरी तरीके से देश की संपत्तियों को अडानी अंबानी को बेचने का जो क्रम चल रहा है उसी का एक ये महा घोटाला जो है, जो हिंडनबर्ग निकालते रहे हैं वो उसका है। तो इसका इम्पैक्ट क्या है मैं ये जानना चाहता हूं, क्योंकि टेक्निकलिटीज के अंदर बहुत ज्यादा समझ करके जो है लोगों को उसका उपयोग नहीं लगता है। लोगों को लगता है कि भाई कुछ होने वाला है कि नहीं होने वाला है इससे। जी सलीम साहब। शुक्रिया डॉक्टर साहब। वो इम्पैक्ट पे बात करेंगे, लेकिन मैं एक नॉन टेक्निकल बात जो अपने शीर्षक से डायरेक्टली रिलेटेड है उस पर पहले कुछ बातें रखना चाहता हूँ। आज का जो हमारा शीर्षक है वो ये है कि हिंडनबर्ग के नए खुलासे, सेबी अध्यक्ष की गिरफ्तारी कितनी जरूरी है, ये है आज का शीर्षक। तो देखिए आज पूरा भारत जो है, यानी पूरे भारत की जनता यही सवाल कर रही है जो सवाल बहुजन संवाद ने किया है कि भाई सेबी की जो अध्यक्षा है माधवी बुच, उनकी गिरफ्तारी कितनी जरूरी है। लेकिन इस भारत की जनता के बीच में एक भारतीय जनता पार्टी भी है और वो भारतीय जनता पार्टी क्या कर रही है, वो अडानी को बचाने के लिए राहुल गांधी को गिरफ्तार करने का प्रयत्न कर रही है।
यानी एक दो गिरफ्तारियों की जो है वो चीजें साइड बाय साइड चल रही। एक तरफ माधवी को गिरफ्तार करो, उसकी मांग है, और दूसरी तरफ राहुल को गिरफ्तार करो, इसका षड्यंत्र है। और जिस चीज का असर भारतीय राजनीति पे पड़ने वाला है, चुनाव पे पड़ने वाला है, वो इस जो टग ऑफ वार जिसको कहते हैं, रस्सी खींच, इसमें कौन कितना भारी पड़ेगा किस पर, इसका असर जो है वो डेफिनेटली भारत की जनता को ये सोचने पे मजबूर करेगा कि कौन हमारे लिए खड़ा है, कौन हमारे हितों के लिए लड़ रहा है, और कौन जो है वो मुट्ठी भर पूंजीपति लोगों के लिए लड़ रहा है, कौन उनका हित चिंतक है और कौन हमारा हित चिंतक है। तो आप ये देखिए, ये जो राहुल गांधी की गिरफ्तारी का मामला है ना, ये कोई काल्पनिक चीज नहीं। हिंदुस्तान टाइम्स में कल ही एक ईडी के अफसर ने ये बताया कि हम एजेएल यानी जो नेशनल हेराल्ड का मामला है की जांच को समाप्त करने और अभियोजन शिकायत दर्ज करने की सोच रहे हैं ताकि मामले की सुनवाई हो सके और राहुल गांधी समेत सभी जुड़े लोगों को जल्द ही बुलाया जा सकता है। ये एक अफसर ईडी का कल जो है वो हिंदुस्तान, यानी ये एक तरफ हिंडनबर्ग का मामला कल 2-3 दिन से चल रहा है, उस बीच जो है वो ईडी वाले ये पिल्लू छोड़ देते। अब आप ये देखिए कि राहुल गांधी की गिरफ्तारी का जो चक्कर है वो कोई पहला चक्कर नहीं है, पहली बार उनको गिरफ्तार करने का प्लान नहीं बनाया जा रहा। वो जो मामला था पिछली बार जब उन्होंने पार्लियामेंट में तकरीर की, फिर उनको जो है वो ड्रॉप किया गया, उनके ऊपर जो है वो अवमानना का केस लगा, वो सब सारा मामला अडानी से रिलेटेड था। ये सब लोग जानते हैं कि अडानी का चूंकि उन्होंने जिक्र किया था, इसलिए उनकी जो है वो पार्लियामेंट की जो सदस्यता है वो खत्म की गई, और इसीलिए वो गुजरात के 2 कोर्ट्स के फैसले आए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उस षड्यंत्र को नाकाम कर दिया। अब आप ये देखिए कि 13 जून से 15 जून तक 27 घंटे तक, यानी अभी वो एलओपी बने हैं और उसके बाद उनको जो है वो 27 घंटे तक उनको जो है उनकी पूछताछ होती है। फिर 21 जून को 5वें दिन उनकी पूछताछ होती है। अब ये रिपोर्ट आने वाली है, उससे पहले 2 अगस्त को राहुल गांधी जो है वो एक ट्वीट करते हैं और वो ये कहते हैं कि भाई मैंने जो बजट पे तकरीर किया था संसद में, उसकी वजह से 2 में से 1 नाराज हो गया है और मुझको अपने सोर्सेस से पता चला है कि ईडी मुझ पे छापा मारने वाली है। यानी 2 अगस्त को राहुल गांधी ये कह रहे हैं और 12 तारीख को उसकी पुष्टि ईडी का एक ऑफिसर कर रहा है। तो ये 2 चीजों का जो है वो एकदम नजदीकी संबंध है। और राहुल ये कहते हैं कि भाई ईडी वाले आए, मैं चाय बिस्किट के साथ उनका इंतजार कर रहा हूं। तो मैं चाहता हूं कि थोड़ा सा ये 2 में से 1 बोल सुनते ही लोगों का ध्यान चला गया प्रधानमंत्री और गृह मंत्री की तरफ। लेकिन अब ये बात समझ में आ रही है कि ये 2 में से 1 जो है वो प्रधानमंत्री और अडानी है उनमें से, क्योंकि जब उन्होंने अपना भाषण दिया था तो उसमें उन्होंने चक्रव्यूह का जिक्र किया था। उन्होंने अपने ट्वीट में भी कहा कि मेरी चक्रव्यूह वाले भाषण पे, तो चक्रव्यूह में उन्होंने 5 आदमियों का नाम लिया था। एक मोदी, एक शाह, एक मोहन भागवत, एक अजीत डोवल, एक अडानी और एक अंबानी, 6 लोगों का नाम लिया था। तो वो जो चक्रव्यूह उन्होंने कहा था कि देश में हजारों चक्रव्यूह चल रहे हैं जो मजदूरों के खिलाफ हैं, जो एमएसएमई के खिलाफ हैं, जो महिलाओं के खिलाफ हैं, उन हजारों चक्रव्यूह को ये 6 लोग कंट्रोल करते हैं। यानी अडानी का जिक्र जो है वो पार्लियामेंट में आया, और जैसा कि हम हमेशा जानते हैं कि अडानी का नाम आते ही पूरी पार्लियामेंट खड़ी हो जाती है, सारे भाजपा के लोग खड़े हो जाते हैं। आप मोदी जी को कुछ बोल दीजिए तो इतना दुख नहीं होता इनको जितना दुख जो है वो अडानी के लिए होता है। अब वो टेम्पो वाला मामला उन लोगों के साथ होता होगा तो जी 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 सलीम आखिरी बात साहब, हम लोग असल में क्या है
कि ये पूरा जो इशू है, राहुल जी का जो इशू है, वो इस मुद्दे से डाइवर्ट करने के लिए लाया जा रहा है। तो हम जी अगर जी अपने पूरे बहस के अंदर अगर उसी डायवर्शन को ही हम लोग स्वीकार कर लेंगे, तो वो लोग जो ये डायवर्शन करना चाहते हैं वो सफल होते हैं, क्योंकि उनका मकसद ही ये है कि आप जो है सेबी के अध्यक्ष की गिरफ्तारी की बात मत करिए, अडानी की गिरफ्तारी की बात मत करिए, आप हिडेनबर्ग की बात मत करिए, आप तो राहुल गांधी की बात करिए, है ना। तो मेरा मतलब ये है कि इसको लेकर के क्या-क्या हो सकता है कि जो बात आपने कही थी सेबी के अध्यक्ष की गिरफ्तारी को लेके, अडानी की गिरफ्तारी को लेके, इस पूरे मामले को लोगों के बीच में ले जाने को लेके, जेपीसी को लेकर के, इस पर अगर नहीं, चर्चा अब हो तो मुझे देखिए, लगता है कि कुछ यही नए यही बात आइडियाज मैं के कह ऊपर रहा हूँ बात होगी। कि आज जो ट्वीट आया है राहुल गांधी का, वो यही है। दो चीजें मैं 1 मिनट में कहना चाहता हूँ, उससे ये चीजें रिलेट हो जाएंगी। राहुल गांधी ने जो कहा था वो ये है कि एक भय का माहौल पैदा करके कुछ लोगों को फायदा पहुंचाया जा रहा है, यानी आम लोगों को डराया जाता है और जो मोनोपोली है उनका फायदा किया जाता है। तो ये जो डराने वाली बात है, ये आम लोगों के साथ साथ विपक्ष को भी डराने की बात है। लेकिन ये सारे डरावे के बावजूद कि ये कहा जा रहा है कि आज उनको गिरफ्तार किया जाएगा, राहुल गांधी का जो ताजा ट्वीट है उसमें उन्होंने कहा कि हम जो है ये माधवी बुच के बारे में जो जीपीसी की गठन का मामला है उसको लेकर के जनता में जाएंगे। और उन्होंने ये भी कहा कि हम इसके लिए जो है वो मैं अभी जल्दी ही कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाला हूँ। तो इनके इस बयान से ये लगता है कि जो मौका विपक्ष को मिला है हिंडनबर्ग के जरिए से इस सरकार को घेरने का, इसकी पूरी मंसूबाबंदी जो है वो इंडिया गठबंधन और कांग्रेस ने कर ली है। अभी आप 2 दिन से जो वीडियोस देख रहे हैं जो कांग्रेस की तरफ से आ रही है, सुप्रिया श्रीनेत की वीडियो आई है और जो समाजवादी पार्टी और दूसरे नेताओं की तरफ से जो बयानात आ रहे हैं, उससे ये बात साफ दिखाई दे रही है कि विपक्ष जो है वो इस मामले को बहुत बड़े पैमाने पर जो है वो जी। जनता में ले जाने का प्लान बना रहा है। और एक आखिरी बात ये भी कहना चाहता हूँ कि ये सरकार जो है वो आसानी से जेपीसी नहीं बनाएगी, लेकिन मुश्किल से बनाएगी, इसलिए कि 4 चीज़ों में ये सरकार इस बजट सेशन में झुकी है। अब देखिए औकाफ के मामले को इन्होंने ठंडे बस्ते में किया, फिर वो जो प्रॉपर्टी का मामला था उसमें भी ये लोग पीछे गए, इंश्योरेंस का टैक्स था उसको भी इन्होंने वापस लिया और ये जो मीडिया वाला था उसको भी इन्होंने घटाया। तो ये लोग जो है वो अब मतलब ढलान पे हैं। इनको जब धक्का दिया जी, जाता जी। है तो ये नीचे जाते हैं। तो विपक्ष जो है अब इनको और धकेलेगा इस मामले में नीचे और जेपीसी तो बनेगी बनेगी, इसकी मेरे को पूरी जी। अपेक्षा है। बहुत शुक्रिया सलीम साहब। मैं शशांक जी के पास आता हूँ और उनसे जानना चाहूँगा कि क्या आपको लगता है कि इंडिया गठबंधन जो है वो कोई रैली जैसा इस मुद्दे को फोकस करके कि जेपीसी होना चाहिए, इसको लेकर के पूरे देश में, जैसे कांग्रेस पार्टी ने तो तय किया, आज उनका आ गया, आज उनकी मीटिंग हुई, उसके अंदर जो 3-4 प्रस्ताव पारित हुए उसके अंदर ये भी प्रस्ताव है। लेकिन इंडिया गठबंधन एज ए ब्लॉक, क्योंकि लोगों का उत्साह इसी बात से है कि भाई 234 सांसद हैं, तो 234 सांसद अगर मैदान में उतरते हैं और इनकी पार्टियां हैं, बहुत बड़ी ताकत है जिनकी, तो ये मुद्दा लोगों के बीच में ले जाया जा सकता है। तो आपको ऐसी क्या संभावनाएं आपको दिखलाई पड़ रही है? मैं कोई प्रवक्ता के तौर पर नहीं पूछ रहा समाजवादी पार्टी के, लेकिन एक पॉलिटिकल एनालिस्ट के नाते मैं पूछ रहा हूँ कि क्या संभावनाएं आपको आंदोलन की खड़े होते हुए या उसके बारे में उस दिशा में बढ़ते हुए कुछ दिखलाई पड़ रहा है आपको? जी शशांक जी, आवाज आ रही है सर? जी आ रही है। क्या मेरी? देखिए, आपने बहुत ही गंभीर प्रश्न कर दिया है, लेकिन उससे पहले मैं थोड़ा सा जो ये एपिसोड हुआ, वैसे प्रोफेसर अरुण जी ने बहुत कुछ बता दिया था, लेकिन 2 चीज जो इस पूरे एक्ट में क्रिमिनलिटी को शो करती है वो बिल्कुल आंखों के सामने है, जिनसे कोई भी तथ्य को इनकार नहीं कर सकते। इतना तो आपको वो है, ये पीछे बताया था, एक इनकी अगोरा फर्म इन्होंने बनाई थी और एक ब्लैकस्टोन बनाई थी। ब्लैकस्टोन जो है वो रियल एस्टेट में कंपनीज बनती है कि जो पैसा लगाइए और रियल एस्टेट में कंपनियां बनके और प्रॉपर्टीज बनके रेंटल उसका फायदा उठाते हैं। आज की तारीख में ये हकीकत है कि चीफ एडवाइजर है कुछ इनके हस्बैंड और ब्लैकस्टोन टॉप लेवल पे
माधवी जी के आने के बाद आज की तारीख में ब्लैकस्टोन एक रियल एस्टेट RELT की एक सबसे टॉप क्लास कंपनी बनी हुई। दूसरी चीज क्रिमिनलिटी की जहां तक बात है, आरोप हिडेनबर्ग का ये है कि सेबी की चेयरपर्सन ने कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है कि उनके पैसे इन्वॉल्व थे, और सेबी की डायरेक्शंस ये कहते हैं कि सेबी का मेंबर या सेबी का चेयरमैन ऐसे किसी भी पद पर, प्रॉफिट के पद पर नहीं होगा सेबी के अलावा जो मेंबर है, और ना ही किसी जगह से प्रॉफिट्स को अर्न करेगा। ये बाकायदा डायरेक्टिव्स में है, और ये क्लियर कट हिडेनबर्ग ने दे दिया कि 2022 से 24 के बीच में, जब ये 22 में बनी है सेबी की चेयरमैन, तो तकरीबन इनको $3 लाख का बेनिफिट हुआ है इनको। तो ये चीजें वो हैं कि जिन तथ्यों की बड़ा स्पष्ट रूप से बीइंग एडवोकेट हम लोग समझ सकते हैं। लेकिन जो सवाल आपने किया है, अच्छा हाँ, इसमें एक चीज और जोड़ दूं मैं, उसके बाद अपनी बात कहूंगा कि जो अभी जनवरी में जब सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर हुआ था, तो काफी जानों को क्लीन चिट हो गई थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने एक डायरेक्शन दिया था, और एक चेतावनी टाइप से समझिए कि अगर हमें लगा कि कहीं पर भी इन्वेस्टिगेशन कॉम्प्रोमाइज हो रहा है, तो SIT को तो इन्होंने मना कर दिया था, बोले, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इतना प्रोविजो छोड़ दिया था कि अगर हमें लगेगा कि इन्वेस्टिगेशन प्रॉपर डायरेक्शन में नहीं है, तो वी कैन थिंक ओवर कि हम इसको एक्स्ट्रा ऑर्डनरी सर्कमस्टांसेस में एजेंसी चेंज करने के बारे में सोच सकते हैं। ये लास्ट ऑर्डर में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कह रखा। अब जो बेसिक जो दिक्कत आ रही है यहाँ पर, बीजेपी कभी नहीं मानेगी और JPC इतनी आसानी से बनाएगी भी नहीं। सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज है, जो आपने प्रोफेसर अभी सरकार साहब से भी पूछा था, उससे पहले भी पूछा था, वो मैं उसी सवाल पे आ रहा हूं कि जनता के अंदर ये लगता है कि ये कोई दूसरी दुनिया की चीज है शेयर मार्केट। शुरू में पिछले चुनाव में संविधान को लोग कहते थे कि संविधान से जनता क्या समझेगी, लेकिन संविधान पर जब कंटिन्यूअस हैमरिंग की गई कि संविधान ही एट स्टेक है, तो शेड्यूल कास्ट सबसे पहले एक्टिव हुआ, उसके बाद जो लॉ नोइंग लोग थे वो एक्टिव हुए, और एक माहौल बनना शुरू हुआ कि हाँ रिजर्वेशन और संविधान खतरे में है, तो वो एक डिस्कोर्स चला। इसके साथ दिक्कत क्या है, आपके यहाँ हिंदुस्तान की 144 करोड़ की आबादी में अगर आप 15-16 हजार रुपए महीने भी कमा रहे हैं, तो आप टॉप 10% में आ गए। जो 90% बच रहे हैं उनके लिए दुनिया ही दूसरी है। 8 से 9 करोड़ शेयर होल्डर्स है 144 करोड़ की आबादी में। आप सोचिए कि कितना मामूली फ्रैक्शन है। पॉलिटिकली अगर आप इस मूवमेंट को खड़ा करना चाहते हैं, तो मैं तो प्रोफेसर साहब चले गए अरुण साही, लेकिन अभी शकील भाई भी हैं, प्रोफेसर सरकार भी हैं, कि इसका सीधे सीधे जनता के बीच में शेयर मार्केट का फर्क पड़ता क्या है। जब तक जनता उससे अपने को जोड़ेगी नहीं, तब तक कोई भी पॉलिटिकल मूवमेंट बहुत कामयाब नहीं होगा। और जोड़ने के लिए शेयर मार्केट के जो रेस्टलेसनेस है, जो चीजें बढ़ रही है, और जिस तरीके से शेयर्स को 10-10 गुना खुद ही बढ़ाकर जिस तरीके से ओवर लोन लिया है, जरूरत से ज्यादा, औकात से ज्यादा लोन लिया, और पिछले जो अभी 8-9 साल मोदी जी के कार्यकाल में 16 से 17 लाख करोड़ रुपए जो NPA करा गया, तो इसका इम्पैक्ट तुम्हारे ऊपर क्या पड़ रहा है। इन आंकड़ों को थोड़ा सा सरल भाषा में लेके जनता के बीच में जाना पड़ेगा कि खेल वो कितना भी बेईमान लोग करें, लेकिन गर्दन तुम्हारी ही कटनी है। वो शब्दावली की खोज में है प्रोफेसर साहब, सुनील साहब, उस शब्दावली की हम खोज में है कि जो शब्दावली जनता सीधे समझ सके। इंटेलेक्चुअल क्लास तो आर्गुमेंट के लेवल पे आता है। ये मुद्दा डेफिनेटली 16 से 17 लाख करोड़ रुपए अगर NPA चला जाएगा, तो जनता की पॉकेट से ही वो आना है। लेकिन इसको किन शब्दों में समझा सकते हैं, यही चीज पूरी की पूरी है। जी शशांक जी, मेरा कहना यह है कि शब्दावली का मसला नहीं है। बोफर्स का जो मसला था वो लोगों से जुड़ा हुआ नहीं था, मतलब इस तरीके से कि कोई उन्हें नुकसान हो रहा है, फायदा हो रहा है, लेकिन बोफर्स बहुत बड़ा मुद्दा बन गया था। नहीं, मसला ये है, मेरा कहने का मतलब ये है कि लोग जो है, देश की जनता है, वो तो समझती है। अब हम खुद समझने को तैयार हैं या नहीं है,
इंडिया ब्लॉक जो है 100% वो एक कोई इमरजेंसी इसकी मीटिंग बुलाता है या नहीं बुलाता है, इसको वो टॉप प्रायोरिटी देता है नहीं देता, ये सवाल है। जनता जो है वो नहीं समझेगी, इसलिए हम जो है अभी रुके हुए हैं। मुझे लगता है कि ये एक्सक्यूज जो है वो ठीक नहीं है। नहीं, ये एक्सक्यूज नहीं है, मैं फिर कह रहा हूँ ये एक्सक्यूज नहीं है। आपने चीजों को घुमा दिया, ये आपसे उम्मीद नहीं थी कि ये मेन मीडिया पे हम लोग नहीं बैठे, हम लोग बहुजन संवाद पे बैठे हैं। मैं इस चीज को कह रहा हूं कि किसी भी मूवमेंट के लिए माहौल का बनाना बहुत जरूरी है, और मैंने इसलिए आपको संविधान वाली बात कही। संविधान आपने 2022 और 23 में सुन रहे हैं, हम लोग 2018 से संविधान पे काम कर रहे थे। 2018 से संविधान की हम लोग एक नहीं सैकड़ों, आप हमारे जैसे पार्टी के भी लोग और तमाम एनजीओ, तमाम सिविल सोसाइटीज 2000 जब सपा बसपा गठबंधन नहीं हुआ तब से इस इशू को उठाने की कोशिश कर रहे थे, और हमें खुशी है कि हमारे इशू को उठा। हम जो महसूस कर रहे हैं पब्लिक के बीच में बैठकर, मैं फिर कह रहा हूं आपसे, बोफोर्स में जब वहां पर सीधे डिफेंस से जुड़ा मुद्दा था, और वीपी सिंह साहब की एक बड़ी फेवरेट स्टाइल थी कि नाम मेरी जेब में रखा है, मैं दिखाऊंगा। पब्लिक सोचती थी कि वो एक तूफान आने वाला है, और हमारी सेनाओं के साथ वो एक सेंटिमेंटल अप्रोच था। शेयर मार्केट चोरों की दुनिया मानी जाती है जनता के दिमाग में। जो आम जनता है वो सोचती है कि ये जो बड़े लोगों ने पैसा कमाया है ये उन्हीं का खेल है, हमसे इसका कोई लेना देना नहीं है। मैं इस बात को कह रहा हूं कि जो पार्टी के लोग हैं, जो सिविल सोसाइटी के लोग हैं, उनको ये एम्फेसिस करना पड़ेगा कि शेयर मार्केट जो है वो तुमको डायरेक्टली हिट कर रहा है। शेयर मार्केट की उतार चढ़ाव, शेयर मार्केट की उतार चढ़ाव बैंकिंग को वो करती है। शेयर मार्केट की उतार चढ़ाव बैंक के पैसे तुम्हारे पैसे हैं, तुम्हारे पैसे से जाता है। इस एस्पेक्ट को लेके पब्लिक में उतरना पड़ेगा, और हमारे लीडर्स इसी शब्दावली उसी के उसमें है, और हमें खुशी है काफी हद तक। क्योंकि मैं फिर कह रहा हूं आपसे, आप फीडबैक ले लो। आप अभी सुप्रिया जी का बहुत अच्छा प्रेस नोट आया, बहुत अच्छी उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, बहुत अच्छा राहुल जी बोले। मैं आपसे ईमानदारी के साथ कह रहा हूं कि आप वो पूरे के पूरे रिकॉर्डिंग ले जाके एक रिक्शे वाले को सुनाइए। आप पूरी रिकॉर्डिंग ले जाके एक जो है आम जनता को सुनाइए। वो 2 मिनट सुनने के बाद उससे फिर हट लेता है। तो मैं यहाँ पर, लेकिन जिस समय पब्लिक डिस्कोर्स पे हम लोग स्टार्ट करेंगे इसको, वही चीज चल रही है कि इन बातों को लेकर, और हमारा जो इस समय छात्र सभा वाला जो पूरा मूवमेंट चल रहा है, हम लोगों ने इस चीज को ऐड कर लिया। हम अपनी मीटिंग्स में, मेंबरशिप अभियान में इन चीजों को बता रहे हैं कि किस तरीके से स्टॉक मैनिपुलेशन से तुम्हारी जेब पर जो थाली सरकार के एनएसएसओ के आंकड़े में 2014 में जिस थाली की कीमत 18-20 रुपए हुआ करती थी, अब सरकार मान रही है उसी एक थाली की कीमत, जिसमें दाल हो, सब्जी हो, 4 रोटी हो, चावल हो, सरकार का एनएसएसओ मांग रहा है कि अब उसकी कीमत 28 रुपए हो गई है। तो ये चीजें जनता समझ रही है। आपको ताज्जुब होगा कि जनता इन आंकड़ों को समझती है, लेकिन मुझे बस यही कह रहा हूं कि थोड़ा सा वक्त लगेगा, लेकिन मुझे लग रहा है कि हम लोग कामयाब हो जाएंगे। कि जो ये खेल हो रहा है स्टॉक मार्केट का, वो स्टॉक मार्केट का खेल तुम्हारी जेब पर कैसे डाका डाल रहा है, इस शब्दावली को समझाने में शायद हम कामयाब हो जाए। और इस पे डेफिनेटली इस पे जो है मूवमेंट होगी, बता रहा हूँ जी। बहुत शुभकामनाएं हैं शशांक जी। मैं वहीं खड़ा हूँ जहाँ पे आप खड़े हैं, लेकिन बहुत सारे अवसर खोए हैं, इसलिए ये अवसर ना खोए, इसीलिए मैंने आपसे ये सवाल किया। तो मैं जो है तिवारी जी के पास आता हूँ, चाहूंगा कि वो टिप्पणी करें, और उसके बाद में जागृति जी कंटिन्यू करेंगे। जी बहुत बहुत धन्यवाद। आज जो चर्चा आ रही है, मैं अपने शशांक जी की बात से उठाता हूँ कि एक होती है बौद्धिक विमर्श है, और अर्थशास्त्र का मामला तो लोगों के समझ में नहीं आता है। उनको ये समझ में आता है कि हमारे जेब से पैसा कितना गया और हमारे पास कुछ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। और उसमें भी एक ज़माना था कि राजनीति भी लोगों को नहीं समझ में आती, तो कोई हो हमें कहानी, राजनीति से हमको क्या मतलब है, हमको तो अपना खेत जोतना है, बीज बोना है, और हमको खाली। लेकिन अब धीरे धीरे लोग समझने लगे कि नहीं, हमारी पूरी की पूरी जिंदगी पर असर डालती है राजनीति। उसी तरीके से संविधान भी लोग समझते थे पता नहीं क्या है, किताब क्या लिख के चला गया अम्बेडकर, और देश में इतना हल्ला होता है। लेकिन आज जब संविधान को जोड़ दिया गया, आरक्षण से जोड़ दिया गया, शोषण से जोड़ दिया गया, और ये कहा गया कि तुम्हारे अधिकारों पर सीधा हमला होने जा रहा है, तो लोग समझ गए। और खासकर कि 24 का चुनाव पूरा अपने संविधान। इसी तरीके से
हम ये कह रहे हैं कि ये पूरा का पूरा मामला न केवल राजनीति का है, न केवल अर्थशास्त्र का है, यह मामला राजनीतिक अर्थशास्त्र का है। राजनीति से हमारा अर्थशास्त्र कैसे जुड़ा हुआ है, तो अब तक तो यह केवल बौद्धिक विमर्श होता रहा है और एक बहुत हाई फाई लोग इस पर चर्चा करते हैं, बात करते हैं, और खास करके शेयर मार्केट कब गिर गया, कब नीचे आ गया, कब ऊपर आ गया, लोग कहते हैं क्या पागलपन की बातें लोग करते हैं। लेकिन पिछले दिनों बौद्धिक लोग तो मतलब समझे कि ये कैसे स्टॉक मार्केट बंद कर दिया जाता है, वो हो जाता है, ग्लोब हो जाता है और साण मार देता है। लेकिन अब धीरे धीरे लोगों में यह चेतना जागृत होने लगी है, तो निश्चित रूप से आने वाले दिनों में जनता की जागरूकता बढ़ा रहे हैं लोग। और खास करके मोदी जी का तो शुक्रिया अदा करना चाहिए कि वो चाहे जितना चोरी छिपे पिछले रास्ते से ही दिखाएं, लेकिन अब जनता समझ गई कि नहीं, कारपोरेट क्या होता है, इनका मित्र क्या है। और यह जो एक आम परसेप्शन बन रहा है कि यह चोर तो केवल और केवल मोदी है, ये पूरी डकैती कर रहा है खाली उसके नाम पर, और यह बात जनता के बीच जैसे जैसे जा रही है। तो एक तो देखिए हमारा देश ये पर्सनालिटी बेस्ड देश है, दो पर्सनालिटी आज की तारीख में सीधे सीधे निकल के आ गई है, या यूं कहें कि तीन पर्सनालिटी निकल के आ गई है। संसद की जो तीनों पार्टियां हैं, बड़ी पार्टियां हैं, और तीनों पार्टियों में दो पार्टी के नेता जिस तरीके से आक्रामक तरीके से वो अपने आप को दिखा रहे हैं, और एक आदमी खामोशी के साथ पिछले दरवाजे से काम कर रहा है, तो जनता तक तो बात जा रही है। और निश्चित रूप से आने वाले बहुत जल्दी ही सड़कों पर भी इसका असर देखने को मिलेगा, और इसका नेतृत्व निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश करेगा। और आने वाले दिनों में ये जो चीजें हो रही है, और सेबी कि ये गिरफ्तारी ये करें या न करें, लेकिन ये आतंकित हैं। और आज की तारीख में जनता अब यह भी समझ रही है कि बंग बंधु की बिटिया को से अपना क्या संबंध था, और उनको भारत में नहीं शरण दिया जाएगा, वो तो बेलारूस जाएंगी और कहाँ जाएगा। लेकिन सच बात ये थी कि उनके सबसे बड़े मित्र तो अडानी हैं, और अडानी का जो संरक्षक है, अडानी का जो मित्र है, अगर वो उनको संरक्षण नहीं देगा तो कहां उनको संरक्षण मिलेगा। तो अब ये सारी बातें जनता के बीच में और आम रिक्शा वाला, आम आदमी तक भी ये बातें जा रही हैं। तो बहुत जल्दी ही इस पर एक ये सड़क पर भी संघर्ष छिड़ेगा, हमको ऐसा लग रहा है। जी बहुत बहुत धन्यवाद। जी मुझे लगता है मैं अरुण जी से एक बार टिप्पणी जो है, उन्होंने सबकी बात सुनी होगी, तो जो है आपको भी बहुत लंबा अनुभव है, आप खुद भी जेएनयू के टीचर एसोसिएशन के प्रेसिडेंट भी रहे हैं। मतलब ये है कि किसी इशू को कैसे मुद्दा बनाया जाता है, कैसे आगे ले जाया जाता है, कैसे दबाव बनाया जाता है। केवल आप अर्थशास्त्री नहीं है, इस हुनर को भी आप जानते हैं। तो मैं इसके ऊपर एक शॉर्ट टिप्पणी में चाहूंगा, फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे, क्योंकि यहाँ पर अभी जो बात आई है कि जनता के बीच में मुद्दा कैसे जाएगा और कैसे लोग जो है इसके ऊपर मोबिलाइज हो पाएंगे, हो सकते हैं, वो कौन से कनेक्शंस हैं। आपको अनम्यूट करना पड़ेगा डॉक्टर साहब। तो पहली बात तो ये मैं कहूँगा कि जो हमारे अपॉइंटमेंट होते हैं पब्लिक सेक्टर बैंक में, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में, वो भी एक पॉलिटिकल वजह से होते हैं। तो एक बीबीबी करके बोर्ड बना था बैंकिंग का, तो उसमें राय साहब उसके जो पहले सीएजी हुआ करते थे, वो उसके चेयरमैन बनाए गए थे। उन्होंने खुद ही कहा कि नहीं, हमारी बात नहीं सुनी जाती। तो ये माधवी बुच का भी जो अपॉइंटमेंट हुआ एक पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट ही है। तो यहाँ पे जो पॉलिटिकल तार है वो साफ साफ जुड़े हुए हैं कि कौन किसके पक्ष में करेगा। दूसरी बात जो आपने उठाई, जो बड़ी बात है कि किस प्रकार से मुद्दे पब्लिक में जाएंगे, तो पब्लिक को देखिए बेरोजगारी और इन्फ्लेशन, ये दो चीज़ें बहुत सता रही हैं, और इसके तार सीधे सीधे वहाँ जुड़े हुए हैं। क्योंकि जब आपका स्टॉक मार्केट जब बिगड़ता है तो इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट खराब होता है। जब इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट खराब होता है तो उससे फिर इन्वेस्टमेंट कम होता है, तो उससे ग्रोथ कम होती है, और जब ग्रोथ कम होती है तो रोजगार कम मिलता है। तो इसका सीधे सीधे तार वहाँ से जुड़ा हुआ है कि इसका असर पड़ेगा। दूसरी बात ये कि इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट और भी खराब हो रहा है, जिससे कि हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल देश छोड़ के चले जा रहे हैं। 2014 से 2019 के बीच में 23,000 हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल देश छोड़ के चले गए, और फिर 2019 में 7,500 गए, 2022 में और 7,500 गए, और जो 2023 की जो रिपोर्ट थी उसमें बताया कि जो करीब 2.25 लाख लोगों ने भारत की जो नागरिकता छोड़ दी है। तो ये जो दिखा रहा है कि जिनके पास इन्वेस्टमेंट की कैपेसिटी होती है, जब वो इन्वेस्ट करने बाहर चले जाते हैं, यहाँ पे नहीं रहते, तो इन्वेस्टमेंट कम होता है, उसका असर पड़ता है।
तीसरी बात ये कि जब यहाँ पे क्रोनिज्म हो रहा है, क्रोनिज्म के चलते हुए कुछ बड़े बड़े उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाया जा रहा है और उसकी वजह से देश में इन्फ्लेशन तेज हो रहा है, क्योंकि जब मोनोपोली और ओलिगोपोली बनती है तो उससे दाम ज्यादा तेज हो जाते हैं। जब दाम ज्यादा तेज होते हैं तो उसका असर सीधे जनता की पॉकेट में पड़ता है। तो इसलिए ये जो सारा मुद्दा है, इसको जो विपक्ष को जो सीधे सीधे जोड़ना चाहिए कि क्या हुआ है हमारे जो बेरोजगारी को और क्या हुआ है हमारे दामों को, जिससे कि हमारे गरीब आदमी के जो जेब पे असर पड़ रहा है। और ये 2013-2012 का जो आप अगर समय देखें तो उस समय भी ये हुआ था कि करप्शन का लिंक डायरेक्टली जो इन्फ्लेशन से है और गरीबी से है। तो जनता के बीच में वो बात पहुंची कि ये जो करप्शन हो रहा है कि जो मेरी जेब से किसी और की जेब में जा रहा है पैसा, तो उसका असर काफी हुआ। तो इसी तरह मुझे लगता है विपक्ष को भी इस समय मुद्दा उठाना चाहिए इन चीजों पे, जिससे कि सीधे सीधे आप से लिंक करें। जी शशांक जी, आप कुछ बोलना चाह रहे थे, फिर खान साहब भी बोलना चाह रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है एक टिप्पणी रह गई है। जी जी बोले आप बोले, जागृति जी केवल इतना मुझे है, एक मेरा निवेदन है आपसे भी और प्रोफेसर अरुण जी से भी कि ये डिबेट इसको यहीं पर एंड ना करें, और जिस उन इन्हीं को कि जो जॉबलेस ग्रोथ हुई है कि इकोनॉमी बढ़ी लेकिन एम्प्लॉयमेंट कम हुआ, इसको थोड़ा सा और एक्सप्लेन करते हुए हम लोग को भी कुछ सुनने को समझ में आएगा और हम पब्लिक में जाएंगे। तो मेरा एक निवेदन है कि चाहे आज वाले का पार्ट 2 भी करिएगा तो प्रोफेसर साहब को जरूर प्लीज बुला दीजिएगा, ये मेरा अनुरोध है। मैं खाली इतना कहना। प्रोफेसर साहब जब जब समय देंगे तब तक हम लोग तैयार हैं, समय उन्हीं को तय करना होता है। जी खान साहब, आप कुछ टिप्पणी कर रहे थे, इसके बाद में फिर आप जागृति जी आप आगे बढ़िएगा। जी खान साहब की कोई टिप्पणी एक है, ले लें, फिर उसके बाद। नहीं, मेरे ख्याल से वो मैंने गलत समझा, तो आप इससे जागृति जी आगे बढ़िए आप हैं। जी प्रोफेसर त्रिपाठी जी से आप सुनना चाह रहे थे कुछ टिप्पणी, शायद वो सुन नहीं पा रहे हैं आवाज। जी 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 तो मैं बचा हुआ एक चेहरा हमारा रह गया है पैनलिस्ट में, आराधना जी से आग्रह करूंगी कि वो भी अपनी बात, अपनी टिप्पणी रखें चर्चा में कि किस तरह से ये जो पूरी हिंडनबर्ग की रिपोर्ट है और ये पूरा जो सेबी की प्रमुख है माधवी बुच, उनका रिश्ता है और उसको लेके जो भाजपा की प्रतिक्रिया है रविशंकर प्रसाद, जिसको भारत पर हमला बता रहे हैं कि भारत की अर्थव्यवस्था पर हमला हो रहा है, इस तरह से बताते हुए उन्होंने चर्चा अपनी दूसरी तरफ छेड़ी है। तो जो शशांक जी की चिंता थी कि ये इसको हम कैसे पब्लिक में ले जाएंगे, तो बीजेपी तो इसको पब्लिक में ले जा चुकी है, तो अब हम कैसे इसको किस तरह से रख सकते हैं, इस मुद्दे को कैसे देखती हैं आप बताएं। जी जागृति जी बहुत बहुत धन्यवाद। ये माधुरी पूरी जो है बुच, इनकी गिरफ्तारी क्यों हो, सवाल है कि वो सीबी की अध्यक्ष हैं और उनके जो शेयर थे, जब वो 15 में थी तो उन्होंने अपने शेयर अपने हस्बैंड के नाम किए, नाम ट्रांसफर नहीं किया, सिर्फ उनका जो था कि निकालने के लिए जो 2 लोगों के हस्ताक्षर की जरूरत होती थी, उन्होंने सिंगल पति के नाम पर किया। तो ये जो शेयर थे, अब वो उन्होंने कहा कि अनिल आहूजा की कंपनी के शेयर थे, ये अडानी के शेयर नहीं थे। और ये अनिल आहूजा जो है ये अडानी के लिए भी काम करते हैं। तो इस बात को समझना आवश्यक है कि माधुरी जी के रिश्ते कैसे अडानी के साथ थे, और इस कारण सीबी की जो रिपोर्ट है वह रिपोर्ट सही नहीं आई। 20,000 करोड़ रुपया किसका था, यहाँ पर सवाल है, और इसकी जांच होनी थी। तो 24 मामलों में से 22 की रिपोर्ट आ गई, अब 23 की भी इन्होंने दे दी, 24 की रिपोर्ट आनी है। तो ये जो सुप्रीम कोर्ट ने भरोसा रखा था कि सुप्रीम कोर्ट अपनी जगह पर सही था कि भाई एक अपराध के लिए एक एजेंसी है जो जांच करेगी, अब वो जो एजेंसी का मुखिया है वही अपराधी है, तो बाकी शेयर मार्केट, मतलब ये नहीं है कि शेयर मार्केट में रिक्शे वाले का पैसा ना लगा हो,
उसके बेटे भी शेयर मार्केट में पैसा लगाते हैं। आजकल सोचिए युवा लोगों का बहुत सारा शेयर मार्केट में बच्चे पैसा लगाने का काम करते हैं, और अगर कहीं पर गड़बड़ी हो तो उनको सीधी से यह उम्मीद है कि ये हमारे प्रकरण की जांच करेगी। वो जब जांच करेगी तो सही रिपोर्ट आएगी, पर जब उनके ही हाथ लगे हुए हैं, उनके ही हाथ अपराध से लिप्त है, तो वो जांच कैसे करेंगे? यह बात हमें उन लोगों के बीच जाकर जरूर रखनी होगी कि जो शेयर मार्केट से सीधे तौर पर जुड़े हुए हैं, और बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं जिनके पास भी थोड़ी बहुत पूंजी होती है, वो शेयर मार्केट में पैसा लगाने का काम प्रमुखता के साथ करते हैं। तुझे ये बात समझ में निश्चित तौर पर आएगी कि ये बहुत बड़ा अपराध है। जो व्यक्ति खुद अपराधी है वो कैसे जांच करने का काम करेगा, ये स्पष्ट तौर पर समझ में आ गया। पर माधुरी जी को नहीं लगा होगा, माधुरी जी ने सोचा कि हमने तो किया, पर आप अगर वो शेयर ट्रांसफर कर देती, क्या है कि पति पत्नी दो अलग यूनिट भी नहीं है, या ऐसा रहता है कि पत्नी अलग काम कर रही है, पति अलग काम कर रहा है, पत्नी अलग अपना वो करती है, रिटर्न भरती है, पति अलग रिटर्न भरने का काम करता। यहाँ तो एक ही जगह पर है, यहाँ पर तो सिर्फ पावर आपने ट्रांसफर क्या कर दिए कि आप निकालने का काम पैसे का कर सकते हो। तो स्पष्ट तौर पर अपराधी वो है और उनको जेल भेजना ही चाहिए। जब तक वो जेल नहीं जाएंगी तब तक शेयर मार्केट में लोगों के साथ हुए अन्याय के लिए आवाज नहीं उठ सकती। अभी लोकसभा के चुनाव थे, रिजल्ट आने के पहले इन्होंने इतने ज्यादा शेयर खरीदने का काम प्रधानमंत्री जी कहने लगे, अमित शाह जी कहने लगे, और बहुत तेजी के साथ लोगों ने शेयर को खरीदने का काम किया। उनको लगा कि इनकी सरकार बनने ही वाली है और ये 400 पार करने ही वाले हैं, पर एकदम से जो शेयर मार्केट गिरा, अब जांच कौन करेगा? इसकी जांच की क्या उम्मीद करते हैं कि सही तरीके से जांच होगी? उस जिस तरीके का इन्होंने आदेश पारित करने का काम किया, उस तरीके का उसमें जो लोगों का अरबों रुपए का नुकसान हुआ, इसकी पूर्ति कैसे होगी? किसके कहने पर हुआ? तो जब सीबी ही ईमानदार नहीं होगी तो लोगों को न्याय नहीं मिलेगा, और देश की जनता इस बात को निश्चित तौर पर समझ रही है। बांग्लादेश से भी अदानी का रिश्ता है, बांग्लादेश से ऐसे अदानी का रिश्ता है कि 8 रुपए 40 पैसे यूनिट में बिजली बांग्लादेश को अदानी बेचेगा। 6 साल तक एक यूनिट भी अगर बिजली अदानी नहीं देगा बांग्लादेश को, तो भी 8 रुपए 40 पैसे प्रति यूनिट के हिसाब से बांग्लादेश की सरकार को 6 साल तक अदानी को पैसा देने का काम करेंगे। और नरेंद्र मोदी जी अपने मित्र अदानी को लेकर बांग्लादेश जाते हैं, तो ये स्पष्ट तौर पर हमें दिखाई दे रहा है। अब सवाल है कि क्या होगा सरकार की तरफ से। तो वो कहावत जब हम लोग कहते हैं सैया भये कोतवाल, तो फिर डर काहे का, तो यही बात माधुरी जी के लिए भी लागू होती है। उन्हें सैया भये कोतवाल, अब डर काहे का, तो उन्हें लग रहा है कि मेरे खिलाफ तो कुछ भी होने वाला नहीं है। पर इस देश की जनता अब गंभीरता से लेने लगी है। माना कि गोदी में क्या है, माना कि गोदी मीडिया में इस तरह की बातें नहीं आती, पर सोशल मीडिया की इस देश के नागरिकों को जगाने में अहम भूमिका है। और सोशल मीडिया बहुजन संवाद तो ऐसे प्रत्येक विषय पर 6 वक्ताओं को लाते हैं। एक विषय पर जब 6 लोग अपनी बात को रखते हैं तो संपूर्ण विषय कवर हो जाता है, और लोगों की जो शंकाएं रहती हैं उन शंकाओं का निवारण होता है। तो इस तरह के हमारे YouTube चैनल जो है ये लोगों के बीच में जागृति पैदा करने का काम कर रहे हैं। जागृति आपने मुझे समझा।